Hello students, welcome in today's lecture. In the previous lecture, we have started the Inch Cape Rock. Okay, Inch Cape Rock we have learned from stanza number 1 to 4. Okay, what we learned in the previous lecture, the Inch Cape Rock is a place where a monk or abbot, a person placed ringing bell to warn sailors in the sea. समंदर में जो सेलर्स है, जो सी मैन है, उनको वॉर्न करने के लिए इंच केप रॉक पे एक मॉन्क ने, उसका नाम था एबोट ने रिंगिंग बेल्स बिठाई थी. एंड व्हेनेवर द लेवल ऑफ द सी वाटर रेज्ड, दोज वाटर rung those bells and sailors got warning from those bells that there is a dangerous rock ahead. ओके, जैसे हमने उसका मीनिंग पढ़ा था कि एक 18 किलोमीटर का एक बड़ा रॉक था, इंच केप रॉक, और उस 18 किलोमीटर के बड़े रॉक पर बेल्स बिठाई थी. और जैसे ही वो बेल बजती थी तो सेलर्स को एक मतलब वार्निंग मिल जाता था कि आगे एक बहुत बड़ा रॉक है, क्योंकि समंदर में बहुत बड़ा रॉक होना, पत्थर होना, अगर उस पत्थर पे शिप डैश हो जाती है, टकरा जाती है, तो शिप डूब जाती है, शिप टूट जाती है. बहुत कितनी भी बड़ी शिप हो या कितनी भी बड़ी बोट हो, वो पत्थर से टकरा के टूट जाती है. तो ऐसी वार्निंग बेल एबॉट ने बिठाई थी. ऐसा हमने देखा था 104 पे हमने 3 स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे. नाउ वी आर ऑन 105 पेज नंबर 105 स्टैंजा नंबर 5. The sun in heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was joyous in their sound. So this is the description of atmosphere. This is the description of spring season. Spring season आया था, और spring season में जैसे कि sun was shining brightly like a heaven, बहुत ही अच्छी तरह से shining कर रहा था. The sun was shining gay, G-A-Y, gay means happily you can say, or colorful. The sun was shining brightly. The sun in the heaven was shining brightly. All things were joyful. और जब स्प्रिंग सीजन आया था तो सभी जो वातावरण की जो चीज थे, सभी जो वातावरण में सभी चीजें जॉयफुल थी. ऑन दैट डे ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल, ऑल थिंग्स वेयर हैप्पी. द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड. सी बर्ड्स, समंदर में जो खास पंछी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो सी बर्ड्स स्क्रीम्ड, दे वर स्क्रीमिंग मीन्स शाउटिंग. They were shouting loudly, happily, in a happy tone. They were whistling. The seabirds were whistling, or the seabirds screamed as they wheeled around. What is wheeled around? Wheeled around means they were flying round and round. Round and round वो उड़ते रहते, round and round तो उड़ते रहते, उनको wheeled round कहा गया है. So the seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. There was joy in their sound. The seabirds were shouting happily. There was a sound of joy in their sound. उनके चहकने में, पंछी चहकते हैं, तो पंछी जब चहक रहे थे तो उनके चहकने में एक प्रकार का आनंद था, क्योंकि स्प्रिंग सीजन आया था, और स्प्रिंग सीजन में वातावरण बहुत ही अच्छा, खुशहाल हो गया था. Okay, stanza number 5 is over. Stanza number 6. The buoy of the Inch Cape Bell was a sea, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the Ower walked his day and fixed his eye on the darker speck. और उस दिन, मतलब स्प्रिंग के सीजन में, जॉयफुल डे, ऑन दैट जॉयफुल डे द बॉय ऑफ इंच केप रॉक. जैसे बॉय का मतलब हमने पढ़ा था, व्हाट इज बॉय, पेज नंबर 104 पे बॉय का मतलब दिया है. व्हाट इज बॉय? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंकर्ड इन द सी टू मार्क ए डेंजरस प्लेस. ओके, तो वो जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दूर से आने वाले एंकर्स को या सीमेन को
एक इंडिकेशन देता था, एक मार्किंग देता था कि भाई यहाँ डेंजरस प्लेस है, यहाँ तक मत आओ, वहां ही रुक जाओ। तो वो जो ब्योय था, ब्योय ऑफ द इंचकेप व्हेल वाज सीन, ओके, वो दिखाई दे रहा था। अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, डार्कर स्पेक, स्पेक का मीनिंग दिया है, व्हाट इज स्पेक? अ टाइनी डॉट, ओके, द डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन मीन्स the buoy of the Inchcape whale was looking like a darker speck, means tiny dot on the green ocean. ग्रीन ओशन पे वो जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था, जहां वो डेंजरस रॉक था, वो ब्योय एक टाइनी डॉट की तरह दिख रहा था, एक छोटे से डॉट की तरह दिख रहा था। सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक। Sir Ralph the Rover. Who is Sir Ralph the Rover? A sea pirate. A sea pirate आपको बताया है, sea pirate मतलब समंदर में जो शिप्स लूटने वाले लोग होते हैं उनको पायरेट कहा जाता है। जैसे चोरियां करने वाले को हम चोर या लुटारू कहते हैं, लूटने वाला कहते हैं, वैसे शिप्स लूटने वाला, शिप्स में जो वेल्थ होता है, शिप पर जो कार्गो होता है, वो कार्गो लूटने वाला है पायरेट, और उसका नाम था सर राल्फ द रोवर। सो सर राल्फ द रोवर, ही वॉक्ड ऑन हिज डेक ऑफ हिज बोट, ओपन स्पेस ऑफ हिज शिप और ओपन स्पेस ऑफ हिज बोट, and he fixed his eye, and he fixed means he looked carefully on the darker speck. He looked carefully on the darker speck because he was looking at that tiny spot. He was looking at that buoy. Okay, so stanza number 6 is over. He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. ओके, ये जो अपना रोवर था, द रोवर कौन था? अ सी पायरेट मतलब समुद्र में जहाजों को लूटने वाला व्यक्ती, ज्यादा मराठीमध्ये चाचा म्हणतात, समुद्री चाचा। ओके, तो ये जो पायरेट था, पायरेट वॉज चियरिंग, पायरेट वॉज चीयरफुल, पायरेट वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड रॉब्ड many ships and he had looted cargo from those ships, so he was cheerful. He felt the cheering power of the spring. He was very happy in that season, in that spring season. It made him whistle. That happiness of spring, or that happiness of his wealth, the wealth that he had looted from the other ships. दूसरे जहाजों को लूट कर उसने जो वेल्थ उसे मिली थी, उस वेल्थ को लेकर या स्प्रिंग सीजन को लेकर वो बहुत ही खुश था, और खुश होने की वजह से वो विसल कर रहा था। He was whistling. That wealth, that happiness, that spring season made him to whistle. It made him to sing. वो गाना गा रहा था, मतलब he was very much happy. He was very much cheerful because he had looted so much of cargo, so much of wealth from other ships. His heart was mirthful to excess. Mirthful to excess means his heart was very much happy, extremely happy, because he had got excessive wealth from other ships, excessive cargo he had looted from other ships. But the rover's mirth was wickedness. लेकिन यहाँ रोवर का जो mirth था, MIRTH, mirth means happiness. His happiness was wickedness. उसका जो happiness था, वो उसमें एक प्रकार का wickedness था। ओके, wickedness मतलब वो एक अलग ही तरह से हंस रहा था, उसकी हंसी में मतलब सचमुच की खुशी नहीं थी, एक wickedness था। Stanza number 7 is over. Stanza number 8. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my men, put out the boat and row me to that Inchcape rock, and I will plug the abode of Aberthorpe. Okay, Aberthorpe. His eye was on the Inchcape boat. He was looking to that Inchcape boat. He was looking at that bale. He was looking at that buoy. Okay, and he quote. Quote means he quote. Quote means he said.
Rover said to his men, Rover ordered his men, my men, put out the boat. Put out the boat means change the direction of boat and row me to that Inchcape Rock. Take me to that Inchcape Rock. वो Inchcape Rock जहां है उस Inchcape Rock की तरफ मुझे ले चलो. I wanted to go to that Inchcape Rock. I wanted to go that object, floating object. Okay, row me to that Inchcape Rock means rower ordered to lower his boat or to change the direction of his boat toward that Inchcape Rock. Why? I will plug the abbot of Aberthrop. I will plug. Plug का meaning दिया है बाजू में. What is plug? Cause pain or trouble. Means rover wanted to give trouble to abbot. Rover wanted to destroy that bale. Rover wanted to destroy that buoy, that Inchcape Rock, because he wanted to give pain, because he was jealous of abbot. So he wanted to give pain, he wanted to give trouble to abbot of Aberthrop. He was jealous, क्योंकि क्या होता था कि जो सेलर्स थे, जो सीमेन थे, हर बार उस वार्निंग बेल का आवाज जब सुनते थे तब उस रॉक की तरफ वो नहीं जाते थे. ओके, वो अपना डायरेक्शन चेंज करते थे और तब वो एबोट को बहुत बहुत धन्यवाद देते थे, वो थैंकफुल रहते थे और मन ही मन उसको बहुत ब्लेसिंग देते थे एबोट को. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वो एबोट को ब्लेसिंग देते थे कि तुम्हारा भला हो, तुमने हमें वॉर्न किया इस बड़े पत्थर से टकराने के पहले. सो ये जो ब्लेसिंग एबोट को मिलता था, इस ब्लेसिंग की वजह से ये जो रोवर था, ये रोवर एबोट से जेलस था, जेलसी करता था और इसी जेलसी के लिए उसने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं इस इंचकेप रॉक को या मैं इस बॉय को, इस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को, उस बेल को डिस्ट्रॉय करूंगा या एबोट को मैं तकलीफ दूंगा, एबोट को मैं जानबूझ के हार्म करूंगा, पेन दूंगा. ऐसा उसने डिसाइड किया. सो दैट ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू मूव हिज बोट टुवर्ड्स दैट इंचकेप रॉक. Okay, stanza number 8 is over. Now stanza number 9. We are on page number 105. The boat is lowered. The boatmen row, and to the Inchcape Rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bale from the Inchcape Rock. And when he gave order to his men, his boat was lowered. His boat was lowered means the direction of his boat was changed. The direction of his boat was changed, and now his boat was moving towards that Inchcape Rock. Okay, the boatmen row his boat towards that Inchcape Rock, and they started going. They started moving towards that Inchcape Rock. Sir Ralph bent over from the boat, and when they reached that Inchcape Rock, जब उनकी बोट उस इंचकेप रॉक के यहाँ पहुंच गई, तब सर राल्फ रोवर ने क्या किया? सर राल्फ रोवर बेंट ओवर फ्रॉम द बोट. बेंट ओवर, ओके, ही डिड नॉट गॉट डाउन फ्रॉम हिज बोट, ही जस्ट बेंट ओवर. बेंड का पास्ट टेंस है, मतलब झुकना. सर राल्फ रोवर बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल. और उस इंचकेप रॉक पर जो बेल एबोट ने बिठाई थी अदर सेलर्स को वार्न करने के लिए, उस बेल को इंचकेप रॉक से या उस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से उस बेल को राल्फ ओवर ने कट कर दिया. सर राल्फ ओवर कट द बेल फ्रॉम दैट इंचकेप रॉक. ओके, बिकॉज ही वांटेड टू गिव पेन टू एबोट. डाउन द संक द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट राउंड. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't blaze the abbot of Aberthrop. Down sunk, sink का past tense है, sunk. The bales sunk into the sea with a gurgling sound. Gurgling sound मतलब जो डूबने का साउंड होता है. कोई भी चीज जब पानी में डूबती है तो उसका एक साउंड आता है. That is gurgling sound, drowning sound. So the bales sunk into the water with a gurgling sound.
द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। जैसे ही बेल्स पानी में डूब गई तो बबल्स ऊपर आ गए और बेल्स पूरी तरह से पानी में डूब गई। सर राल्फ कोथ, कोथ मीन्स सेल। द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक, अब जो कोई भी नेक्स्ट आएगा यहाँ इस रॉक के नजदीक तो उसे वार्निंग बेल सुनाई नहीं देगी, और वार्निंग बेल सुनाई नहीं देगी तो वो आकर इस माउंटेन से या इस रॉक से टकरा जाएगा। एंड नाउ ही विल नॉट ब्लेस, दिस टाइम ही विल नॉट ब्लेस द एबोट ऑफ एबर्थवर्म, और वो पानी में डूब जाएगा और वो एबोट को ब्लेसिंग नहीं दे पाएगा, ऐसा उसने सोचा। दिस वॉज द विकेड थॉट ऑफ हिज माइंड। Okay, so in this way on 105 page we have completed all the stanza. The rest part of the poem we will see in the next lecture. Thank you.